नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मेरा नाम गरिमा भारती है और आज बिहार की बात के इस एपिसोड में हमारे साथ कुमार सौरभ सिंह जुड़े हुए हैं। पेशे से इकोनॉमिस्ट हैं और जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में भी और लाइव सिटीज में भी। धन्यवाद। कुछ समय पहले बिहार की बात के ही एक एपिसोड में हमने चर्चा की थी बिहार की वर्तमान अर्थव्यवस्था के बारे में, जहां पर आपने बहुत विस्तृत तरीके से बताया था कि आर्थिक हालत तो हमारी बहुत खराब है एक स्टेट के तौर पर, पैसे नहीं है विभागों में। और आज हर जगह ये खबर देखने को मिली, हालांकि कल की ही बात है, कि शिक्षा मंत्री, बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पास, उनसे मुलाकात की और उनसे कुछ पैसे मांगे। थोड़े पैसे नहीं मांगे, 1120 करोड़ यानी कि 1120 करोड़ रुपए मांगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये सीधे तौर पर सिर्फ स्कूलों की बेहतरी के लिए खर्च कर दिए जाएंगे या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रहे अन्य प्रोजेक्ट्स लंबित है, इसके लिए भी सरकार को पैसों की जरूरत है? देखिए गर्मा जी, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आज ऐसी हालात हुई क्यों है बिहार में। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो थोड़ी ही देर पहले मेरे पास ऐसी सूचना है, बिहार के लगभग सभी ट्रेजरियों को ये निर्देश दे दिया गया है कि आप अपनी ट्रेजरी का ताला लगा दीजिए। शॉप हैज बीन शट। सारे ट्रेजरीज को किसी भी प्रकार का पेमेंट एक बार फिर से, इससे पहले 10 लाख रुपए तक का वो कैप लगाया था। अभी जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से सारे ट्रेजरीज को कहा गया है कि आप होल्ड करिए किसी भी प्रकार के पेमेंट को, और इसको फिर से सरल भाषा में बिहार के लोग समझ पाएं। इसलिए ये बताना जरूरी है कि ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीने पहले बिहार का बजट प्रस्तुत किया गया है और बजट में सभी विभागों का जो लेखा जोखा है, क्या खर्चे होने वाले हैं आने वाले 1 वर्ष का, उसका ब्यौरा दिया गया था कि शिक्षा पे हमारा क्या खर्च होगा, स्वास्थ्य पे हमारा क्या खर्च होगा, कल्याण पे क्या खर्च होगा, सड़क पुल पुलिया जो हैं वो ग्रामीण कार्य विभाग और रोड कंस्ट्रक्शन पर क्या खर्च होगा। ये सारी चीजों का ब्यौरा पब्लिक डोमेन में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मुख्यमंत्री जी जब दिल्ली जा रहे हैं तो आरबीआई से 12,000 करोड़ रुपए की उन्होंने औपचारिक तौर पर मांग की है, और अब शिक्षा मंत्री जो हैं वो उन्होंने 1130 करोड़ या 1120 करोड़ रुपए की मांग की है। देखिए, केंद्र सरकार के पास अपनी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां भारत के सभी राज्यों के लिए है। बिहार एक अकेला राज्य नहीं है। आप जितना भी डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार चिल्ला लें, बट केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं और केंद्रीय मंत्री का शिक्षा को लेकर भी अलग अलग राज्यों में उनका जो प्रोजेक्ट है उस पर पहले से उनकी जो वित्तीय दायित्व है या फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में ये आवश्यक है जानना कि ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आप शिक्षा को चूंकि ट्रैक करती हैं इसलिए आपने शिक्षा के विषय को उठाया है। मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल दे देता हूं। पहला एग्जाम्पल है कल्याण विभाग। कल्याण विभाग में विकास मित्र और कार्यपालक सहायक का पद होता है। पिछले 4 महीने से इनका वेतन नहीं मिला है। दूसरा है पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंचायत सचिव, पंचायत लेखपाल, कार्यपालक सहायक, तकनीकी सहायक, जन सेवक, ये बिहार के 8 से 8,500 पंचायत जो हैं उनमें इनमें से किसी को भी पिछले 4 से 5 महीने में वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति यह है कि वहां के जो कर्मचारी हैं, जो अनुबंध पे जो कर्मचारी हैं या जो आउटसोर्स्ड एम्प्लॉइज हैं, उनको वेतन नहीं मिला है। अगला जो है आपका नगर विकास। नगर विकास में नगर परिषद से जुड़े किसी भी जो सेकंड और थर्ड ग्रेड के जो एम्प्लॉइज हैं उनको वेतन नहीं मिला है। अभी आपने देखा कि बिहार में जो वृद्धों का पेंशन है वो कंटिंजेंसी फंड से 3,200-300 करोड़ रुपए निकाल कर कंटिंजेंसी फंड से, कंटिंजेंसी फंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? अभी तो हमने 3 महीने पहले बजट पास किया है और सब चंगासी आप कह रहे थे कि नहीं बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वित्त मंत्री जी नाराज हो जाते थे अगर जो है उनसे पूछा जाता था कि भाई बिहार की वित्तीय स्थिति खराब है क्या, तो आपने सुना है उनका वक्तव्य। तो सिंपल सा बात है कि एक क्वार्टर अभी बीता है, जून खत्म हुए मात्र 3 दिन हुए हैं और तीसरे दिन पर हम खड़े हैं। और ऐसी स्थितियां क्यों हैं कि स्वास्थ्य से लेकर पंचायती राज से लेकर जो ग्रामीण कार्य विभाग से लेकर जो है
कोई ऐसा विभाग नहीं है, सारे संवेदकों के बिल लंबित हैं, कोई विकास का कार्य जो भी हो रहा है उसका कोई भुगतान नहीं हो रहा है। थ्रेट दिए जा रहे हैं भले ही ठेकेदारों को, संवेदकों को, लेकिन वो कोई काम कैसे करेगा जब उसके पास मोबिलाइजेशन कैपिटल भी आप नहीं देंगे। दूसरा, जो इंपॉर्टेंट चीज समझना है कि डीआरसीसी जो है एक ऐसा संस्थान है शिक्षा विभाग के अंदर, चूंकि आप बार बार शिक्षा से ही ये बात उठी है, तो डीआरसीसी ने लंबे समय तक बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार में पढ़ने वाले और बिहार से बाहर पढ़ने वाले छात्रों के फीस का भुगतान नहीं किया था। और बहुत दबाव जब हम लोगों ने बनाया तो उसका आंशिक पेमेंट हुआ था। अभी भी सरकार ने खुले तौर पर नहीं बताया है कि बाकी के जो लंबित पेमेंट है वो हुए या नहीं हुए। अब आप आ जाइए कि वित्तीय स्थिति के बारे में हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं, तो बैक टू बैक अप्रैल में दोनों महीने का जीएसटी का नंबर हमने पिछली बार डिस्कस किया है कि कैसे 286 करोड़ और 246 करोड़ से वो आपका जीएसटी का नंबर कोलैप्स कर गया है बिहार में। और एक और चीज इसमें जोड़ दे रहा हूं कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है, जो स्टेट की वित्तीय स्थिति है उस पर सीएजी ने 24-25 का अपना रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है। और बिहार अब सिर्फ फिस्कल डेफिसिट जो हम लोगों ने चर्चा किया था, राजकोषीय घाटा, वो तो 11% था, और इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए करंट प्रोजेक्शन में 3.5 to 4% रखा था। सीएजी की उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 16 राज्य ऐसे हैं जो अब रेवेन्यू डेफिसिट हैं और उनमें बिहार भी शामिल हो चुका है। फिर से सरल शब्द में, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये होता है कि बिहार ने अगर 100 रुपए कमाने का लक्ष्य रखा था तो अब वो 90 कमा रहे हैं या 95 कमा रहे हैं। ये पिछले साल का 24-25 का रिपोर्ट है। अब जरा कल्पना कर लीजिए कि जब ये 26-27 का रिपोर्ट जब भी आएगा, जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार की वित्तीय स्थिति उसमें क्या होगी। आप पूरी तरीके से हमारा जो वेतन और पेंशन का मद है वो लगभग 72,000 करोड़ था। अब हम वो भी फुलफिल करने के पोजीशन में नहीं है। विकास कार्य के लिए आपने जो भी बजट एलोकेट किया था वो हम फुलफिल करने के सिचुएशन में नहीं है। ट्रेजरीज को किसी प्रकार के पेमेंट न करने का निर्देश सरकार ने दिया है। और फिर से मैं कहूंगा गरिमा जी कि मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि मुझे अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए और मैं ये मानूं ही नहीं कि मुझे कैंसर है, मुझे उसकी कीमोथेरेपी करानी चाहिए या मुझे उसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, तो वो कैंसर फैलेगा और वो जानलेवा साबित होगा। आज ऐसी ही स्थिति मेरे बिहार में है। ऐसा इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, प्रतिदिन कोई ना कोई नीति ऐसी आ रही है जो यहाँ की देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य की जनता, जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, उससे कैसे निचोड़ लें, उससे कैसे और थोड़ा चूस लें उसका। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने 40,000 करोड़ रुपए एक वन शॉट चुनाव जीतने के लिए खर्च कर दिए, जो बिहार का पैसा था, जिसके कारण लगभग जब हमने बजट स्टार्ट किया तो 90,000 करोड़ रुपए के घाटे से शुरू किया, 11% के फिस्कल डेफिसिट से शुरू किया। और आज ऐसी स्थितियां हैं कि अब एनएच पे ही टोल नहीं देना है, अब बिहार के सड़कों पर भी आप चलेंगे, एसएच पर भी चलेंगे तो उस पर भी टोल देना है, बिहार के पुलों पर चलेंगे उस पर भी टोल देना है। आपको जमीन की रजिस्ट्री करानी है तो 3 गुना दाम देना है। आपको बालू और गिट्टी खरीदना है तो जो बगल के राज्य हैं उनसे लगभग 2 गुने रेट पर आपको यहाँ खरीदना है। पेट्रोल आपको खरीदना है तो यहाँ 10 रुपए बगल के राज्य से ज्यादा खरीदना है। डीजल अगर खरीदना है तो 5 रुपए बगल के राज्य से ज्यादा खरीदना है। और आपके दोनों सीमावर्ती राज्य, झारखंड का भी उसी रिपोर्ट में नाम है जो रेवेन्यू सरप्लस है, और उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है वो भी। ये दोनों जगह कहीं मेरी जानकारी में समुद्र नहीं है। आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज हैं, तो किसने रोक रखा है भाई? 25 वर्ष से आप सत्ता में हैं और आपने तो कहा था कि चुनाव के बाद हम प्रत्येक जिले में जो है इंडस्ट्रीज लाएंगे, 29 चीनी मिलें खोल देंगे, बिहार की 2 करोड़ महिलाओं को जो है हम उद्योग और रोजगार से जोड़ देंगे। तो सामने है आंकड़ा ऐसा चीज होता है जो झूठ नहीं बोलता। और आंकड़े ये कह रहे हैं कि वर्तमान में जो बिहार की वित्तीय स्थिति है ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। आने वाले 3 क्वार्टर यानी 9 महीने
बिहार के लिए आर्थिक रूप से एक बड़ी चुनौती साबित होगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, जिस दिन बजट आया था उसके अगले दिन मैंने प्रेस वार्ता कर कर ये कहा था कि बिहार की वित्तीय स्थिति आने वाले समय में बहुत खराब होने वाली है। आपके साथ ये तीसरा कार्यक्रम है और ऑन रिकॉर्ड जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी वो अब एक एक करके सामने आ रहा है। आज बिहार सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे 7 बजे तक उनको आप वेतन दे सकें। अब मैं इससे ज्यादा और क्या कहूं कि बिहार की स्थिति कैसी है। बिहार में अब घोषणाओं की कोई कमी नहीं है। घोषणाएं लगातार हो रही है और खास तौर पे हमने जैसे शिक्षा विभाग से बात शुरू की थी, इतनी सारी घोषणाएं हुई कि मॉडल स्कूल बनेगा, डिग्री कॉलेजेस बनेंगे, यहाँ पर ये होने वाला है, वहां पर वो होने वाला है। और फंड नहीं है तब तो सीधा केंद्र के दरबार में लोग पहुंच गए हैं, मतलब फंड्स मांगने के लिए। अगर मान लीजिए कि केंद्र कहती है कि हम नहीं दे पाएंगे पैसा, और इतने जो वादे किए गए हैं उनका क्या होगा? जनता कैसे रिएक्ट करेगी फिर? देखिए, अभी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी घोषणा थी कि 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजेस को जो है वो ओपन कर रहे हैं। जी। नाउ डिग्री कॉलेजेस कौन सा है? डिग्री कॉलेज ऐसा है कि आप बकरी के मुंह में हाथी का सूंड लगा दीजिए और कहिए कि ये बकरी नहीं हाथी है। वैसी ही स्थिति है हमारे बिहार में। प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का जो है उसको एक एक अपग्रेड करके आप हाई स्कूल बना दे रहे हैं। हाई स्कूल को अपग्रेड करके आप इंटर कॉलेज बना दे रहे हैं और इंटर कॉलेज को अपग्रेड करके आप डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। मतलब मैं फिर कह रहा हूं कि बकरी के मुंह में हाथी का सूंड लगा देने से वो हाथी नहीं हो सकता है। हमको बताया जा रहा है कि नहीं, ये बकरी नहीं है, ये हाथी है। और उसका फिर से प्रूव हुआ कि 1 जुलाई से वो लागू नहीं हुआ। क्यों नहीं लागू हुआ? सरकार के जो सचिव हैं वो सामने आकर क्या कहा उन्होंने कि डिग्री कॉलेजेस के लिए जो शिक्षकों का रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, जो अदर रिक्वायरमेंट है, वो हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। उसके 2 कारण हैं। पहली बात, जिस समयबद्ध तरीके से जितना आपके पास समय है, वो आप नहीं कर पाएँगे। दूसरा, शिक्षक भी तैयार नहीं है। कोई एक कॉलेज में पढ़ाने वाला शिक्षक और शिक्षिका जो है, जो किसी डिग्री रियल डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही हैं, वो अचानक आप उनको कहिएगा कि आप हाई स्कूल में आकर वो प्रोफ़ेसर थे, यहाँ आकर अब उस डिग्री कॉलेज में बेसिकली वो स्कूल है या इंटर कॉलेज है, जिसको आप डिग्री कॉलेज बता रहे हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, अगेन आपके पास पैसा नहीं है। आपने तो स्वयं इसको मान लिया कि आप जा रहे हैं केंद्र सरकार के पास मांगने। और क्या हुआ? आपने 50-55 हजार 60 हजार करोड़ का शिक्षा बजट अपना जब बजट पेश किया था 2,47,000 करोड़ का, तो उसमें एक सर्टेन अमाउंट था शिक्षा का, स्वास्थ्य का, नगर विकास का, पंचायती राज का। आखिर ये भाई बिहार के लोगों को ये प्रश्न पूछना चाहिए सरकार से कि क्या आपने बजट के समय झूठ बोला था या अब झूठ बोल रहे हैं या आने वाले समय में झूठ बोलेंगे? तो आपके कौन से बात पर विश्वास किया जाए? मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से ये घोषणा किया था कि 1 जुलाई से डिग्री कॉलेजेस जो है स्टार्ट हो जाएंगे सभी प्रखंडों में जहां जहां नहीं है। वो स्वयं आया कि नहीं होने वाला है। दूसरा, TRE 4, कंप्यूटर शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, अगेन लाइब्रेरी। देखिए, लाइब्रेरियंस, ये सारे पीटी के जो शिक्षक हैं, अब वही है, बिहार में एक ही विकल्प है, आप सड़क पर आएंगे और सड़क पर आएंगे तो आपको लाठी मारा जाएगा। अन्यथा यहाँ के बड़बोले शिक्षा मंत्री जी का भाषण और उनका जो है प्रवचन सुनिए। प्रवचन तो इतना बढ़िया है कि मतलब कुछ कहा ही नहीं जा सकता। भाई बताओ ना, जून बीत गया, अब हम जुलाई में हैं। TRE 4 का नोटिफिकेशन का क्या हुआ? कोई बताएगा बिहार में? क्या उन जी। छात्रों को ये जानने का अधिकार नहीं है? जी। क्या 4 जुलाई की पहले परीक्षा पहले 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 कहा 1.25 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उसको जी। घटा के फिर कहा 48 लाख शिक्षकों की भर्ती करेंगे। अब फिर कहा कि हर साल जो है वो 20 हजार शिक्षकों की भर्ती करेंगे। तो 1.25 लाख, 48 हजार और 20 हजार, 20 हजार के लिए भी नोटिफिकेशन 2026 में आएगा या चुनाव, अगला चुनाव जब विधानसभा का होगा उसके पहले आएगा। ये बिहार के लोग बहुत क्लोजली देख रहे हैं और हम लोग यही बार बार कह रहे हैं कि गलत लोगों को चुन लिया गया है और ये गलत लोगों से आप सही नीति
और सही चीजों की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो हमारी इसमें कोई गलती नहीं है भाई। अब तो वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आंकड़ों पर भी झूठ बोल रहे हैं ये। चलिए, आप पॉलिटिक्स के लिए लोक लुभावन वादे करते हैं, वो सब लोग करता है। भाई कम से कम जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उस पर तो बताइए बिहार को कि रियल स्थिति क्या है। और रोज जो आप तरह तरह के ये जो टैक्सेस और तरह तरह के लेवीज मैं कहूंगा, हाँ, आज स्थिति ऐसी है कि एक ट्रांसपोर्टर जो है वो रोड का टैक्स अलग पे कर रहा है। हर एक नगर परिषद और नगर निगम से गुजरने से पहले वो सरकार के गुंडों के द्वारा वहां वसूली की जा रही है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में, और राष्ट्रीय राजमार्ग हो या स्टेट हाईवे हो या कहीं का भी हो, उस पर एक अलग से पे कर रहे हैं। उसके अलावा 10 रुपए पेट्रोल और डीजल पर अलग से खर्च कर रहा है। स्वाभाविक है कि हमारा इन्फ्लेशन, हमारा जो एंड रिजल्ट है, वो जो प्रोडक्ट है वो महंगा होगा। पेट्रोल डीजल महंगा, उस पर से स्टेट पर जो है कलेक्शन महंगा, उसके ऊपर नगर परिषद नगर निगम को आप जो है लेवी दीजिए, और फिर फाइनल प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ रहा है, जिसके कारण आपका जीएसटी कलेक्शन कम है। और सबसे कम पैसे भी हम ही कमा रहे हैं। और यहाँ का जो आम आदमी है उसका डिस्पोजेबल इनकम सबसे कम है देश में। भाई बिल्कुल। आप ही का आधिकारिक आंकड़ा है जिसमें आपने कहा है कि यहाँ के एक व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय जो है एक दिन का 208 रुपए है। ठीक है, आप 68,000 से 72,000 रुपए का हमारा पर कैपिटा इनकम है, जो देश के पर कैपिटा इनकम का मात्र 30% है। 25 वर्ष के सर्वांगीण विकास के बाद आज भी हम देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसके मुकाबले 30% हैं। अब आप बताइए कि अन्य राज्यों से हमारे राज्य के लोग सबसे ज्यादा महंगा गैस, पेट्रोल, डीजल और बाकी की चीजों पर खर्च कर कैसे सरवाइव करेंगे? ये जवाब सरकार को देना चाहिए। संवेदनहीन मत बनिए, कम से कम फैक्ट्स एंड फिगर पर झूठ मत बोलिए। आप पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा विषय है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, एफआरबीएम को आपने ब्रीच कर दिया है, फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड बजट मैनेजमेंट के पैरामीटर को। सीएजी का जो आंकड़ा आ रहा है, आपने सारे आंकड़े ध्वस्त कर दिए। फिस्कल डेफिसिट से अब हम रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ बढ़ रहे हैं। और कर्ज की स्थिति ऐसी है कि कोई भी मंत्री केंद्रीय मंत्री के पास मिलने जा रहा है तो हाथ में एक बड़ा बिहार का कटोरा है जिसमें कह रहे हैं कि आप प्लीज डाल दीजिए 1,000 करोड़, कोई कह रहा है 20,000 करोड़, मुख्यमंत्री जी कहे 20,000 करोड़ डाल दीजिए, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 1,130 करोड़ डाल दीजिए, स्वास्थ्य मंत्री अभी जाएंगे नड्डा जी से मिलने, उनसे कहेंगे आप हमको डाल दीजिए, हाँ, नगर विकास वाले जाएंगे वो कहेंगे हमको दे दीजिए। तो बिहार का बजट पेश हुआ था या वो फर्जी आंकड़े थे? आपने ही बजट पेश किया है अभी 4 महीने पहले, और आज ही आप 4 महीने के बाद जो स्थितियां हैं बिहार की, और आप मान भी नहीं रहे हैं कि नहीं हमारी वित्तीय स्थिति खराब है। कम से कम मान तो लीजिए। वही मैं कह रहा हूं कि इस कैंसर का इलाज तब संभव है जब कम से कम आप माने कि नहीं मुझे कैंसर है। हम तो कह रहे हैं कि नहीं जी हम बहुत स्वस्थ हैं, हम एकदम बाकी राज्यों से भी ज्यादा विकास कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी है हमारे यहाँ, फर्जी शराबबंदी को नहीं हटाएंगे। हाँ, एक पैरेलल आर्थिक अर्थव्यवस्था 50,000 करोड़ की हम एक समानांतर अर्थव्यवस्था लगाएंगे जिसमें हमारा एक तरफ रेवेन्यू लॉस और दूसरी तरफ इस फर्जी शराबबंदी को चालू रखने के लिए एक अलग कॉस्ट, और ये पैसा जा रहा है यहाँ के माफिया के हाथ में, जो है यहाँ के सरकार के अधिकारियों के हाथ में और यहाँ के नेताओं के जेब में। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे यहाँ शिक्षा के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं है, बाकी के रोजमर्रा की चीजों के लिए पैसा नहीं है, और हम इस ईगो में, इस अहंकार में हैं कि नहीं हम ये कानून जारी रखेंगे। तो भाई 16 राज्यों में अकेले बीजेपी की सरकार है, 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है। बिहार को छोड़कर किसी एक अन्य राज्य में भी इस शराबबंदी कानून को आप लागू कर दीजिए तो हम माने कि नहीं दिस इज अ फुल प्रूफ पॉलिसी, इट्स अ वंडरफुल पॉलिसी विच शुड बी इंप्लीमेंटेड इन एवरी अदर स्टेट। इवन जो कहते हैं धनी राज्य हैं या गरीब राज्य हैं, बिहार को ही ये नेमत क्यों दे रहे हो भाई? और उस पर इस प्रकार का झूठ तो हम देख रहे हैं, आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बिहार की वित्तीय स्थिति जो अभी है, आने वाले फिर से आपके साथ सितंबर क्वार्टर से पहले जब चर्चा कर रहे होंगे तो आपके पास और भी फैक्ट्स एंड फिगर्स होगा जहां ये फिर से तस्दीक होगी कि हम कंगाली की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार एक राज्य के तौर पर एक दिवालिया राज्य की ओर बढ़ रहा है, और अब तो ये औपचारिक रूप से सीएजी, आरबीआई,
एफआरबीएम, हर एक जो मॉनिटरिंग एजेंसी है वो ये कंफर्म कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं आंकड़े झूठ नहीं बोलते। जी। बिल्कुल आपने एक बात बार-बार कही, हाथ फैलाना और बिहार का कटोरा लेकर पहुँचे हुए। हम मानते हैं कि हाथ फैलाना और कटोरा लेकर जाना कोई गलत बात नहीं है। चलिए ठीक है, केंद्र के सामने आपको हाथ फैलाने ही चाहिए, लेकिन व्यवस्था बिहार में ऐसी रखनी चाहिए कि आपको एकदम बिना कोई ऑप्शन ना रहे तब आप वहां पर जा रहे हो, ऐसी स्थिति बार बार पैदा नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसको आपको फिर से समझना होगा। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक ऐसा शब्द है जो जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा, भाई देखिए, भगवान न करे अगर हमारे पर कोई ऐसा कंटिंजेंसी आ जाता है, एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है, एक ऐसा समय आ जाता है जिसके कारण अगर हमारी वित्तीय स्थिति खराब होती है, बिल्कुल केंद्र सरकार भी हमारा है, केंद्र सरकार में भी हमारे 30 सांसद हैं, हमने कंट्रीब्यूट किया है, हमारा हक अधिकार है, बिहार का हक अधिकार है। फिर से आपको यह समझना होगा कि ऐसी कोई वित्तीय परिस्थिति उत्पन्न हुई है जिसके कारण आप जा रहे हैं केंद्र सरकार के पास, और आपने, मैंने फिर दोहरा रहा हूं कि आपने अपने बजट में अभी अभी कहा कि इतना मेरा रेवेन्यू है, इतना बिहार का शेयर है, इतना केंद्र का लाभांश है, इतना हम ऋण लेने वाले हैं, जिसका अगर परसेंटेज टर्म्स में कहें तो 20% बिहार का इनकम है, 60% अप्रोक्सीमेटली केंद्र का लाभांश है, और 20% हम लोन लेने वाले हैं। अब जो स्थितियां दिख रही हैं, पहले तो 20% जो हमारा इनकम है उसमें डिटोरियरेट हो रहा है, वो पहला। दूसरा, जो केंद्र का लाभांश है, क्या वो हमको नहीं मिल पा रहा है, क्या वो हमें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण आज ऐसी स्थिति हो गई कि हम इस कटोरा वाले सिचुएशन में पहुंच गए हैं। ये मेरे कहने का मतलब है। दूसरी मैं बात है, फिर से रिफ्रेम कर रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये था कि शिकायतें मिलती हैं कि अन्य राज्यों के जो सांसद होते हैं, अन्य राज्यों से, वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हैं और अपने राज्यों के लिए कटोरा लेकर कुछ मांगते हैं। वो कर्ज नहीं मांगते, वो प्रोजेक्ट्स मांगते हैं। तो मैं यही कहती हूँ राइट, कि हमारे राज्य के जो मंत्री हैं या अभी सांसद। आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। देखिए, जी। एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री, नगर विकास मंत्री, उद्योग मंत्री, वो इसलिए जाते हैं कि केंद्र सरकार से वो प्रोजेक्ट्स मांग कर लाए। मैं एक वही कह रही सांसद अपने हूँ, वो क्षेत्र वाला में, दोनों में बहुत फर्क है, इसीलिए मैं आई थिंक आपको अच्छा कि आपने रिफ्रेम कर लिया इसको। उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। मैं भाई वही कह हमारा अधिकार है, जी। हमारा अधिकार है। बिहार से हमने 30 सांसद दिया, इसके पहले 39 सांसद दिया, 2014 में 31 सांसद दिए। तो ये हमारा अधिकार है कि केंद्र सरकार के पास जाकर हमारे अपने राज्य के लिए, हमारे राज्य के जो भी माननीय मंत्री हैं, अगर वो जाते हैं और शिक्षा पे अगर मांगते हैं कि भाई शिक्षा, धर्मेंद्र प्रधान जी, हमको 5 बड़े यूनिवर्सिटी चाहिए हमको यहाँ, और 2-3 आईआईएम्स चाहिए, 2 आईआईटी चाहिए बिहार के लिए क्योंकि बड़ा स्टेट है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट हम अभी बजट के 4 महीने के बाद अगर जाकर उनसे मांगते हैं कि हमको 1130 करोड़ दे दो, और ये नहीं बताया जाता है कि किसी प्रोजेक्ट्स के लिए है, तो स्वाभाविक रूप से आपका जो वित्तीय स्थिति है वो खराब है। कोई सांसद अपने क्षेत्र में जाकर मांगता है कि भाई हमारे यहाँ इस चीज की अपॉर्चुनिटी है। मान लो एक सांसद जाते हैं और चिराग पासवान जी के पास जाते हैं कि मेरे जिले में आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट करिए या एक फूड पार्क लगाइए, तो दैट शुड बी अप्रिशिएटेड, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक एमएसएमई का उद्यम लगे हमारे किसी जिले में और उसके लिए अगर कोई केंद्रीय मंत्री जाते हैं या सांसद जाते हैं या माननीय मंत्री बिहार के जाते हैं, वो उसका स्वागत होता है। बट ये वो सिचुएशन नहीं है, यहां वो सिचुएशन है ही नहीं। और मतलब मैं कंक्लूड करना चाहूंगी इन बातों से। अभी 2 साल से ज्यादा तो हो गए नई सरकार को बने हुए केंद्र में। हमारे इतने सारे सांसद, एक एक सांसद वो वाला कटोरा लेकर एक एक बार भी जाते तो शायद बिहार की स्थिति आज बेटर होती। और दूसरी सबसे टेंशन की बात यह है कि हमको मंत्रालय भी पैसे बनाने वाले मिले थे बिहार को।
फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, कितना काम हो सकता था, कितना रोजगार जो है वो सृजित हो सकता था। अभी लोग कहेंगे कि काम हो रहा है, कहीं पे फूड पार्क बन रहा है, ये बन रहा है, कितना लेट कर दिया आपने। अभी तो बात हो रही है, फिर वो कागज पे जाएगा और धरती पर पता नहीं, हमको लगता है कि हमारे बाल बच्चे हो जाए उसके बाद भी वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, इस बात की गारंटी नहीं है। और जिस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई, और आपकी बातें सुनकर मुझे और ज्यादा टेंशन हो रही है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। आपने कहा कि देखिए ट्रेजरी पर ताला लग रहा देखिए है। देखिए गरिमा जी, फिर से इसको समझना पड़ेगा। अगर हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि हमारे पास 6 बड़े मंत्रालय हैं और 12 वर्षों से बिहार में सरकार है हमारी, ठीक है। कमोबेश डबल इंजन की ही सरकार रही है, कुछ एक साल उसमें से निकाल दें जी। तो अगर अगर वो नहीं भी सरकार थी तब भी केंद्र की सरकार निरंतरता में 12 साल हो चुके हैं। 10 वर्ष का फुल टेन्योर 2 साल में कंप्लीट हो चुका है। हम लोग जून जुलाई में बात कर रहे हैं। अगर एक वर्ष में 6 मंत्रियों ने एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स भी लाया होता, मैं कह रहा हूं, तो 12 प्रोजेक्ट होते और लगभग 140-44 प्रोजेक्ट्स जो हैं, अगर प्रति वर्ष हमारे पास 10 प्रोजेक्ट्स भी मिले होते बिहार को, तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बिहार के अलग अलग हिस्से में लगना चाहिए था। और इसका कारण ये है कि बिहार का पॉलिटिकल स्टेक अन्य राज्यों के मुकाबले में कहीं से कम नहीं है। अगर आप परसेंटेज टर्म्स में देखेंगी तो कुछ एक राज्यों को छोड़ देंगी तो उत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें बिहार ने सबसे ज्यादा सांसद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है पिछले 12 वर्षों में। फर्स्ट टेनोर में 39, सेकेंड टेनोर, फर्स्ट टेनोर में 31, दूसरे टेनोर में 39, थर्ड टेनोर में 30 अभी भी। और जी। ये अधिकार है बिहार का। लेकिन आपने जैसा कहा, चूंकि समय कम है, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल, पशुपालन, जल शक्ति, जितने भी मंत्रालय हैं, ये मैं सब इसको बिहार की जनता पर छोड़ता हूं। मैं इस पे कोई टिप्पणी आज एक्स्ट्रा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत विस्तार में हम लोग बात कर चुके हैं। मैं बिहार की जनता पर छोड़ता हूं कि क्या अपने हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि बिहार के हक और अधिकार का शेयर मिला है। मैं ये आप पर छोड़ता हूं, नहीं मिला है ये मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल अब कमेंट्स में शायद लोग जवाब दें और सुनने और समझने की कोशिश करें कि बिहार की वित्तीय स्थिति फिलहाल कैसी बनी हुई है। हम बस ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे हैं कि घोषणाएं हो रही हैं। बीच में कहा जाता है, कहीं से आ जाता है कि टीआरई का नोटिफिकेशन आने वाला है, लोग खुश हो गए। बीच में कहा जा रहा है डिग्री कॉलेजेस खुलेंगे, लोग खुश हो गए। हमें लगता है कि घोषणाएं हो रही है, काम हो रहा है, लेकिन जो बेस है कि हमारे पास पैसा नहीं, ट्रेजरी पर ताला लग रहा है। और ये सबसे चिंताजनक सीएजी की रिपोर्ट है। बिहार सरकार को अपने अपोजिशन वाली सरकार के सहयोगी झारखंड से सीखना चाहिए और अपने सहयोगी सरकार की मतलब बीजेपी की सरकार यूपी में है, आपने कहा कि उनका भी रिपोर्ट काफी बेहतर है, तो वहां से दोनों ही जगह से सीख सकते हैं कि हम कहाँ पर कम पड़ रहे हैं, हमें कहाँ पर दिक्कत हो रही है। अगर बोलेंगे कि यूपी में पर्यटन स्थल है, राम मंदिर है और वाराणसी है, हमारे पास भी बहुत कुछ है। हमारे पास गया जी है, पूरा कॉरिडोर भरा पड़ा है। आप बुद्धिस्ट टूरिस्ट को बुलाइए, आप हिंदू जो वैष्णव धर्म मानने, वैष्णव पथ को मानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, उनको बुलाइए। इतना बड़ा विष्णु पद मंदिर है, कई सारी चीजें, कमी कोई चीज की नहीं है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। और आपने एक बात सही कही कि हमको बीमारी है, हम मान नहीं रहे हैं कि हम बीमार हैं, हम कंगाल हो गए हैं, हम मान नहीं रहे हैं और पैसा मांगने जा रहे हैं। इस बात का प्रचार भी कर रहे हैं कि हमने पैसा मांगा, और अंत में अगर गलती से हो गया कि पैसे नहीं मिले तो बहुत भद पिटने वाले। हम उम्मीद मैं करते हैं सिर्फ कि एक लाइन में कंक्लूड कर दे रहा हूं कि देखिए गरिमा जी, हजारों लाखों लोग आपके इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं और राजनीति को 1 मिनट के लिए किनारे भी रख दें तो बिहार के लिए ये बहुत आवश्यक है समझना कि जो भी सरकार की नीतियां होंगी उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं बिहार के शायद 1 या 2% लोगों पर न पड़े, लेकिन 98% लोग बिहार की जैसी स्थिति है उससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसका कारण ये है कि बिहार में जो जिसको कहते हैं इकोनॉमिक डायस्पोरा है वो बहुत विस्तृत नहीं है। हर आदमी सीधे तौर पर एक बहुत ही लो लेवल इनकम से जुड़ा हुआ है। उसके पास बैंडविथ और डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है।
तो जब सरकार के पास क्रंच होगा, जब सरकार के पास रेवेन्यू का साधन कम होगा या जो लेजिटिमेट पैसा है वो भी नगर नहीं होगा, तो ऐसे में वो अलग-अलग प्रकार से वसूली जो है वो मजबूरी होगी और इन्फ्लेशन का असर जो देश में दिख रहा है उससे भी ज्यादा असर बिहार के लोगों को झेलना पड़ेगा। और हम यही बात कह रहे हैं कि आने वाले 4 वर्ष भी मुझे बिहार में वित्तीय स्थिति को लेकर बहुत गंभीर चिंता है मेरी। और ये चिंता ऐसी है जिससे मैं चाहता हूं कि बिहार का हर व्यक्ति जो है इसको जाने और कहीं ना कहीं इसके बारे में चर्चा करे। शायद सरकार को भी ये लगेगा कि नहीं, हमको अपने रेवेन्यू सोर्सिंग और रेवेन्यू एक्सपेंशन को लेकर कुछ नई नीतियों पर काम करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ लोक लुभावन वादे और अननेसेसरी खर्चों को काटकर हमको जो मूल चीजें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो विकास की योजनाएं हैं, वो भी बहुत आवश्यक है। अगर वहां स्टैंड स्टिल होगा तो कहीं ना कहीं उसका भी दुष्प्रभाव बिहार की जीडीपी पर, बिहार के आम लोगों पर पड़ेगा। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जी, बहुत आपने धन्यवाद। विस्तार से समझाया और ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है कि इसको आम लोग समझें और जो लोग लिखने का काम करते हैं या फिर अलग-अलग तरीके से आवाज़ उठाते हैं, कहीं पर सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो इस बात पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है। ताकि आपने बिल्कुल। कहा मानना ज़रूरी है कि हमें बीमारी क्या है, ताकि जी। सरकार भी समझे, सरकार में रहने वाले लोग भी समझें कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिनको आप एकदम दबा-दबा कर ठीक नहीं कर सकते हैं। आपको एक बिल्कुल। एक सॉलिड प्लान चाहिए, चाहे वो बिल्कुल। शराबबंदी को खोल देना हो, हालाँकि हम और आप शायद इसके पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि बहुत अलग-अलग तरीके की घटनाएँ हो जाती हैं, लेकिन शराबबंदी कैसी है, हम सबको पता है। जब कोई दूसरे तरीके से पैसा कमा रहा है, इससे अच्छा सरकार कमा ले पैसे जब लोग शराब पी ही रहे हैं। तो अलग-अलग तरीके की बातें, अलग-अलग तरीके के उपाय जो है वो सरकार कर सकती है, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि स्टेट को, वो स्टेट जो एक समय में बहुत महान हुआ करता था, बहुत समृद्ध हुआ करता था, उसकी आज ये हालत बहुत दुखी करती है, इसको इससे उबारने की ज़रूरत है। और बेशक अगर जनता ने सरकार पर भरोसा करके कुर्सी सौंपी है, तो जनता की भी उम्मीदें उसी सरकार से बनी हुई है और उनको ही हमें निकालना पड़ेगा इस चीज़ से बाहर। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ जी, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने बहुत के लिए धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। के लिए। आप सभी का भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, इस मुद्दे को समझने के लिए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।